हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, चलिए आप सभी को फिजिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आप सभी को 8 लेक्चर दे चुके थे, ठीक ना। और एक लेक्चर जो है, 9वां लेक्चर जो है आपको प्रूफ करवाए थे, वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। अभी हम आपको बताने वाले भी है कि कौन सा क्या क्वेश्चंस प्रूफ करवाए थे, ठीक ना। वो उम्मीद करते हैं आप लोग देख भी लिए होंगे। और आज हम लोग जो है 10वां करने वाले लेक्चर, ये कौन सा होने वाला है, ये 10वां लेक्चर होने वाला है आज, ठीक ना। हम लोग 10वें लेक्चर को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, 10वां लेक्चर, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आवेश है। क्या शुरू में जो हम लोग पढ़ने वाले आवेश का एसआई मात्रक वगैरह ये सब देखने वाले हैं, ठीक ना। ऐसे तो आवेश के बारे में हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके थे, लेकिन अब आवेश का जो है अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका एसआई मात्रक वगैरह सब क्या होता है, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। देखो आवेश से पहले ये जानो आप कि आवेश जो एक सदिश राशि है। क्या आवेश एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना होगा। आवेश एक सदिश राशि है, सॉरी सदिश नहीं, अदिश, अदिश गलती से मिस्टेक हो गया आवेश एक क्या अदिश राशि है, आवेश एक क्या अदिश राशि है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं, देखो आवेश का एसआई मात्रक देखते हैं। देखो आवेश का एसआई मात्रक और आवेश का सीजीएस मात्रक, है ना, ये सब होते हैं। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक ना। आवेश का मात्रक जो है वो बहुत सारे मात्रक होते हैं, जिसमें एसआई मात्रक भी हो गया। एसआई मात्रक को हम लोग एन के एस मात्रक भी बोलते हैं, ठीक ना। और एक सीजीएस मात्रक हो जाता है। तो सभी हम लोग देखते हैं, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे भी नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही है। सबसे पहला देखो, आपको पता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। ये आप लोग को पता है कि सबसे पहला एसआई मात्रक होता है क्या, कूलॉम होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका होता है, एक होता है एम्पियर, एक होता है देखो एम्पियर सेकेंड। एक क्या होता है एम्पियर सेकेंड, ये भी एसआई मात्रक ही है। किसका किसका तो ये देखो कैसे आया, Q बराबर होता है ना आई टी, Q बराबर आई टी होता है ना, इस फॉर्मूला से आया। I का हो गया एम्पियर और T का हो गया सेकेंड, इस फॉर्मूला से आया। और ये दोनों जो आप जो देख रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला, ये सॉरी, ये दोनों जो एसआई मात्रक देखे हैं, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एसआई मात्रक है। ये दोनों क्या है, एसआई मात्रक है, ठीक है। ये दोनों जो है वो आवेश का एसआई मात्रक। अगर आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाए तो एक कूलॉम होता है, एक होता है एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं इसका सीजीएस मात्रक का। तो देखो इसका सीजीएस मात्रक कई होता है। एक होता है ईएसयू, एक क्या होता है ईएसयू। ईएसयू का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, ईएसयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो है ना, स्टैट, STAT स्टैट, और हो जाएगा यूनिट। ये होता है इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ये हो गया। दूसरा इसका एसआई सीजीएस मात्रक होता है EMU। क्या होता है, EMU होता है, EMU। इसका जो अगर फुल फॉर्म का बात करें तो ये भी वही हो जाता है, इलेक्ट्रो, और एम से हो जाता है मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक यूनिट। ये हो गया इसका फुल फॉर्म, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद इसका हो जाता है देखो फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन, सारे के सारे आपको बता दे रहे हैं। फ्रैंकलिन हो गया, ये फ्रैंकलिन हो गया। देखो ईएसयू और फ्रैंकलिन दोनों बात एक ही चीज है। ईएसयू को ही फ्रैंकलिन बोला जाता है, इसलिए ब्रैकेट में हम क्या कर दिए, ईएसयू कर दिए। एक होता है हमारा फ्राइडे, एक हमारा क्या होता है फ्राइडे। ये सारे जो चीज है, ये सारे एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक है किसका, ये सारे जो चीज है किसका सीजीएस मात्रक है, तो ये है आवेश का। ये सारे जो चीज आप देख रहे हैं इस सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक। आप लोग लिख लीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे तो जगह नहीं है कि उस तरीका से लिखे, आप लोग इस तरीका से लिख लीजिएगा और बगल में लिख लीजिएगा सीजीएस मात्रक। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा अच्छे तरीके से कि एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक दो होता है, एक हो गया हमारे पास कूलॉम और दूसरा हो गया एम्पियर सेकेंड। और सीजीएस मात्रक का बात किया जाए तो सीजीएस मात्रक कई होता है, एक होता है ईएसयू, एक होता है EMU, फिर होता है फ्रैंकलिन होता है, फिर होता है फ्राइडे होता है, इस तरीका से, ठीक ना। ये इसका एसआई मात्रक हो गया। अब प्यारे बच्चों इसी में देखो देखे तो ये सब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, मिला मिला के घुमा घुमा के पूछा जाता है कि एक कूलॉम में, ठीक ना, देखो कलर चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है कि एक कूलॉम में कितना ईएसयू होता है। तो आपको देखो ईएसयू पूछा जाएगा तो ये होता है 3 × 10⁹ ESU। अभी तो आपको नहीं पता होगा, बस आपको इसको याद कर लेना। इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना ये चीज को कि एक कूलॉम में 3 × 10⁹ ESU होता है। यानी जो एक कूलॉम जो होता है, एक कूलॉम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, ठीक ना। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं,
याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो यही चीज को क्या करता है, घुमा के पूछ देता है, यही चीज को क्या करता है, घुमा देता है। लेकिन ये वाला जो चीज है इसके बराबर पूछेगा कि एक ईएसयू में, है ना, एक ईएसयू में कितने कूलम होते हैं, है ना, एक ईएसयू में कितने कूलम होते हैं। तो आपको पता है अगर इसको हम नीचे कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 1/3 गुणे में 10 के पावर 9 हो जाएगा। इसको सही से लिख दें तो ऐसा हो जाएगा 1/3 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, ये कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना, ये आपके एग्जाम में जो रहेगा कैसे, ये आपको बता दें। एक ईएसयू बराबर में ये देखो 1/3 आ जाएगा, 1/3, और ये 10, ये जो 10 के पावर 9 ये ऊपर में चला जाता है, तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। इस तरीका से आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। तो इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा कि एक ईएसयू में कितना हो जाएगा, कितना गुना, तो 1/3 गुणे 10 के पावर 9। अच्छा, कहीं कहीं पे तो और खतरनाक कर देता है, कैसे कर देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे कंफ्यूज कर देगा कि 1/3 को भाग देके दे देगा। तो इसको जब भागा दीजिएगा तो याद आएगा 1.33, है ना, कटता तो नहीं है लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही अंक तक ले रहा है, और गुणे में आ जाएगा 10 के पावर माइनस में 9 कूलम। तो ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखना है, ठीक ना। ये चीज आपको याद रहेगा कि नहीं, एकदम याद रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो बताते हैं कि एक कूलम में, है ना, देखो एक कूलम में जो बता रहे हैं सारे चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक ना, एकदम याद रखना है आपको सारे चीज को। देखो अब देखो हम लोग देखते हैं कि पहले इसको देख लेते हैं। देखो एक ईएमयू में 10 कूलम होता है, कितना कूलम होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा कि एक ईएमयू में कितना कूलम होता है, ये 10 कूलम हो गया, ठीक है। अगर आपसे एक कूलम में ईएमयू पूछा जाए तो कितना होगा, तो ये देखो एक कूलम है यहाँ पे, तो 10 आ जाएगा नीचे में, तो 1/10 ईएसयू हो जाएगा, एएमयू हो जाएगा, ईएमयू। अगर यही हम इसको भागा दे दें तो जब इसको भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ईएमयू आ जाएगा, ईएमयू। यानी कि इतना आप याद रखिएगा। यानी सबसे पहले आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एक ईएमयू में कितना कूलम होता है, ईएमयू कहने का मतलब समझ गए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। तो अगर एक ईएमयू में पूछा जाए कितना होता है तो 10 कूलम होता है, कितना होता है, 10 कूलम। वही अगर पूछ दिया था एक कूलम में कितना ईएमयू होता है तो 0.1 होता है, कितना होता है, 0.1 होता है। ये चीज को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद जब वो देखते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, है ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, जो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो आप ध्यान में रखिएगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है जो, और उसके बाद जो है सबसे छोटा मात्रक भी देखेंगे। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है फैराडे होता है। और आपको बता दें कि एक फैराडे एक कूलम में, है ना, वो चीज लिख देते हैं, है ना, कि देखो एक गलत नहीं रहेगा, सही रहेगा, है ना, थोड़ा सा बस कंफ्यूज है। देखो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, जितना कुछ भी पढ़ाया जाता है सब एनसीईआरटी, बगल में एनसीईआरटी रखे हुए रहते हैं कि कहीं भी अगर कोई दिक्कत हुआ तो हिंट ले सके, है ना। चलो तो ये देखो अगर एक फैराडे में, याद रखिएगा एक फैराडे में 96,500 कूलम, यानी कि जो कूलम्स एक फैराडे जो होता है ना वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। अच्छा आपको एक बात बता दें, एनसीईआरटी में 96,500 दिया हुआ है, मतलब कंफ्यूज है लेकिन फिर भी राइट ही लिख रहे हैं। किसी बुक में आपको 400 दिया रहेगा, 96,400, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे अभी आपको बता दे रहे हैं दोनों चीज की, 96,400 भी रह सकता है या 96,500 भी रह सकता है। आपके एग्जाम में जो दिया रहे आपके ऑप्शन से, क्वेश्चन के ऑप्शन में, वो आप मार सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखो आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे जो छोटा मात्रक हो वो ईएसयू होता है। क्या होता है, ईएसयू। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। प्यारे बच्चों उम्मीद है इतना आप जो है इसमें याद रखिएगा, ठीक ना। आपको पता चल गया कि एक कूलम में कितना ईएसयू होता है, एक कूलम बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू, ठीक ना। और उसके बाद अगर एक ईएसयू में पूछा जाए तो याद आएगा 1/3 गुणे 10 के पावर 9 कूलम हो जाएगा, है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, पहले भी बता चुके हैं, फिर से लिख दी। सबसे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा फैराडे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। दूसरा आवेश का सबसे छोटा मात्रक ईएसयू हो गया, और एक ईएसयू पर एक कूलम में इतना ईएसयू होता है और एक ईएसयू में इतना कूलम होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो हम लोग देखते हैं अगला, देखो ये कूलम के नियम का सदिश निरूपण, कूलम के नियम का सदिश निरूपण, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीका से भी बोला जाता है कि सिद्ध करें कि F21, है ना, F21 देखो ये ऐसे रहता है, F21 सदिश बराबर माइनस F12 सदिश, इस तरीका से। वहां पे ये डैश यहाँ पे नहीं होगा, इसके सिर पे होगा, ठीक ना, इसके सिर पे।
तो ये वाला, तो ये प्रूव करने के लिए देता है। और ये जो है ना हम आपको जो है लेक्चर 9 में बता चुके, इसका स्पेशल वीडियो बनाया, कॉपी पे अच्छा से लिख के आपको बताएं, ठीक ना, कॉपी पे बताएं, क्योंकि बोर्ड पे जो है भर जाएगा तो अच्छा से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोग वो वीडियो देख भी लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जरूर, लेक्चर 9 में बताया गया है, ठीक ना। चलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 आध घंटा लग जाएगा इस पे बताने में, लेकिन अगर कॉपी पे बताते हैं तो 15 से 20 से 30 मिनट में खत्म हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है, एकदम 5 नंबर में पूछता है, जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा। चलो, इसके बाद देखो हमारे पास से प्यारे बच्चों कूलॉम के नियम की सीमाएं है ना, कूलॉम के नियम की सीमाएं यानी कि लिमिटेशन, मतलब कि ये कहाँ तक कार्य करेगा। जैसे कोई भी चीज़ का लिमिट होता है, जैसे हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं कान में, है ना, ये भी देखो ये क्या है, ब्लूटूथ, माइक जो है ये ब्लूटूथ वाला है। अब इसका कनेक्टर देखो मोबाइल में लगा हुआ है, अब इसका कनेक्टर जो है 20 मीटर की दूरी तक ये कनेक्ट करता है। जैसे 20 मीटर से दूरी हो जाएंगे, इसके लिमिट से हम पार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट था लेकिन क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, यानी कि पावर इसका ऑफ हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीका से कूलॉम के भी नियम की तो सीमाएं होगा ना, तो इसका क्या क्या सीमा, ये हमसे कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो यही चीज़ हम लोग देखो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला जो सीमा है कि कूलॉम का नियम बिंदु आवेशों, ये देखो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है तथा कूलॉम के नियम के लिए आवेश बिंदु होना चाहिए। कहने का मतलब ये बिंदु आवेश के लिए होता है। जैसे मान लो चलो हमारे पास 2 चीज है, एक रड है ना, एक रड है और एक पतला सा मान के चलो, एक पतला सा हमारे पास चादर है, एक पतला सा हमारे पास क्या चादर, ये रड है, एक पतला सा चादर। अभी दोनों को आवेशित करती है, दोनों को क्या करती है, आवेशित, क्योंकि आवेशित होगा तो ना उसके बीच बल लगेगा। अब ये दोनों के बीच आर है, अब हम चाहेंगे कि ये दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, और ये वाली जो बल हम इससे निकाल ले, F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है ना, इससे अगर हम निकाल ले तो बाबू नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज हो जा रहा है, इतना बड़ा चीज के लिए नहीं निकलता है। जो कूलॉम का जो नियम है वो किसी बिंदु आवेश के लिए होता है, छोटा सा बिंदु के लिए ये जो है कूलॉम का नियम जो है लागू होता है, और इतना बड़ा बड़ा चीज के लिए अगर निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो वही चीज पहला है। दूसरा में देखो क्या है कि कूलॉम का नियम लागू होने के लिए आवेशों के बीच की दूरी काफी छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे काफी, अब मान चलिए बहुत ज्यादा छोटा है, जैसे देखो 10 के पावर -15 मीटर, ये पावर में है -15, सोच लो है ना, पावर में -15, यानी सोच लो कितना छोटा होगा, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ये नाभिक का आकार होता है, ये नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर, ठीक ना। तो इतना नाभिक के आकार से छोटा नहीं होना चाहिए, अगर उससे छोटा तो फिर वहां पे कूलॉम का बल लगेगा ही नहीं, ठीक ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, ठीक है, से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी 10 के पावर -15 मीटर से क्या होना चाहिए, दूरी जो है उसका बड़ा होना चाहिए, क्या सॉरी बड़ा होना चाहिए, उसका दूरी क्या होता है 10 के पावर -15 मीटर से बड़ा होना चाहिए। उससे अगर छोटा रहा, इससे छोटा, तो वहां पे कूलॉम का बल कार्य नहीं करेगा। इसके बाद देखो हमारा तीसरा है क्या कि कूलॉम का नियम लागू होने के लिए आवेशों विराम अवस्था में होना चाहिए। मतलब जो आवेश है वो दोनों हमारा विराम में होना चाहिए। जैसे हम लोग आवेश एक ये हो गया, एक ये हो गया, मान चलो Q1 और ये हो गया Q2, बीच की दूरी R, तो ये दोनों आवेश में क्या होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए, रुका हुआ रहना चाहिए। ये ना कि एक उधर भाग रहा उधर, तो कभी कभी तो दिक्कत हो जाएगा ना। मान के चलो ये उधर भाग गया, ये इधर भाग गया, तो बीच की दूरी R बढ़ जाएगा, या तो दोनों में चिपक जाए तो बीच की दूरी कम जाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसा थोड़ा ना होगा कि एकदम भागेगा तो एकदम सेम भागेगा, है ना। जैसे ये देखो भागता है, ये भाग रहा, तो सब जगह इसका दूरी क्या है, इसका लंबाई जो है क्या बराबर। अगर यहाँ पे भी रहा तो उतना ही लंबा, यहाँ पे भी रहा तो उतना ही लंबा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों चीज़ अलग अलग है। अगर इसी को हम तोड़ दें और दोनों को अगर हम भगाएं, मतलब कि लेके जाएं, ठीक ना, लेके जाएं, कहने का मतलब मान चलो उदाहरण के तौर पे जैसे ये चीज़ है, अभी देखो इतना दूर है, अभी ये आगे लेके जा रहे थे, देखो दूरी बढ़ गया, या हो सकता है इधर लेके आए तो दूरी बढ़ गया, मान चलो यहाँ पे लाए तो देखो दूरी क्या होगा, घट गया। तो इस तरीका से होगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे भी तो दोनों अलग अलग है, समझ रहे हो ना। इसलिए क्या होता है, इसलिए दोनों विराम में रहना चाहिए। अगर विराम में रहते इधर उधर जाएगा नहीं, तो बीच की दूरी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आ गया होगा आपको समझ में। अब इसके बाद ये भी देखो याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, है ना, 2 नंबर में ये सब VBI क्वेश्चन है, ये सब बाबू, इसलिए आपको देखो बता दिया जा रहा है यहाँ पे। देखो कूलॉम्बियन बल का नियम, है ना, सॉरी कूलॉम्बियन बल का गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स फोर्स, है ना। देखो सबसे पहला देखो क्या आप याद रखना कि यह जो है विद्युतीय बल है, ये जो कूलॉम्बियन जो बल है ये कैसा है, एक विद्युतीय बल है। दूसरा है कि कूलॉम्बियन बल केंद्रीय बल है,
है ना, ये नहीं समझोगे केंद्र। जैसे मान चलो ये हमारे पास एक आवेश है ना, और एक हमारे पास ये आवेश है। अब इसका मान चलो केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। तो ये दोनों केंद्र के बीच दोनों क्या है, एक दूसरे को बल लगाता, एक दूसरे पे क्या करता बल। ये केंद्र जो है इसको खींचता अपनी ओर, और ये जो है उसको अपनी ओर खींचता। तो ये इसलिए बोला जाता है कि कूलम्बीय बल जो है वो केंद्रीय बल है ना, यानी कि दोनों केंद्र आपस की ओर खींचता है। इसके बाद देखो तीसरा है कि यह आकर्षण तथा विकर्षण दोनों का गुण होता है ना। आकर्षण भी करता है, अगर प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस है तो क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, और अगर ये एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो आकर्षण होता है। सब कुछ बताया हुआ है। इसके बाद देखो चौथा है कि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी कि बटे में r स्क्वायर होता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, बगल में गाना बजने लगा, चलो गाना सुनने में भी अच्छा लगता है। चलो अब वीडियो थोड़ा सा देरी के लिए शायद हमको ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो थर्मामीटर से माप लिया है ना। चलो हम देखते हैं, हम लोग यार फिर से चालू कर दिया, बताओ आज ये पढ़ाने नहीं देगा क्या। एक मिनट रुक जाओ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, जो शुरू में बताएं तो ओवरव्यू यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, और इस चीज़ को आप जो याद रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। सबसे पहला देखो एक फराइडे बराबर हो गया, देखो 96,400 कूलम। देखो हम बताए थे क्या कि कहीं कहीं पे 500 कूलम भी रहता है, इसलिए आपको याद रखना। फिर बताएं देखो एक कूलम में कितना ESU होता है, 3 × 10⁻9 ESU होता है। इसके बाद फिर बताएं कि एक ESU में जो है कितना कूलम होता है, तो 1/3 × 10⁻−9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अच्छा ये बटे में दोनों, अगर ये दोनों बटे में है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या 1/3 × 10⁻9, यानी 9 भी जो है बटा में है। ठीक ना, और अगर इसी को भाग में दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसी को अगर भाग में दिया जाए तो हो जाएगा 0.33, और ये 9 10⁻9 को ऊपर भेज दिया गया तो ये इतने पे बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो एक EMU बराबर हो गया 10 कूलम, आपको बता चुके हैं। यही एक कूलम में अगर पूछा जाए तो 1/10 हो जाएगा, जैसे इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 0.1 EMU आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ ये तीनों चीज को कंपेयर कीजिएगा, एक कूलम में आ गया 3 × 10⁻9 ESU, है ना, एक कूलम में आ गया 3 × 10⁻9 ESU, और EMU भी कितना होता है एक कूलम में 0.1 होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, नीचे में देखो स्टार में करके ये लिख लीजिएगा कि एक ESU को, मतलब कि ESU को ही क्या करते हैं हम लोग, फ्रैंकलिन कहते हैं। आपको बता चुके हैं कि ESU को ही क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं, शुरू में ही बता चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब अगला हमारा टॉपिक का स्टार्ट होता है, जिसका नाम है विद्युतीय बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या होता है समझिएगा। देखो होता क्या है कि जैसे अभी हम लोग देखो कूलॉम के नियम पढ़ रहे थे। कूलॉम के नियम कहाँ पे लागू होता है, जहाँ पे 2 आवेश हो, जहाँ पे 2 आवेश हो, एक ये आवेश है एक ये आवेश है, इसके बीच की दूरी अगर r है, तब हम ये दोनों के बीच हम बल जो है निकाल सकते हैं, है ना, ये दोनों के बीच हम बल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत कहाँ पे काम आता है, जो देखो जब हमारे पास 2 से अधिक आवेश हो जाता है, ठीक ना, 2 से अधिक आवेश का मतलब हमारे पास 3 आवेश आ गया, 4 आवेश आ गया, 5 आवेश आ गया, 6 आवेश आ गया, 7 आवेश आ गया, इस तरीका से बहुत सारा आवेश हो गया, तब हम कैसे इसको निकालेंगे। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक ना, अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। तो देखो कैसे होगा, मान चलो हमारे पास कोई एरिया है, इस तरीका से कोई एरिया, ठीक ना, अब यहाँ पे मान चलो यहाँ पे ये Q है ना, यहाँ पे ये मान चलो Q नोट है, क्या यहाँ पे क्या चीज है, ये Q नोट है, Q नोट, ठीक ना। Q नोट पे हमको बल निकालना है, इस पे बल कौन कौन लगा रहा है, जो देखो इसमें बल मान के चलो सबसे पहले जो यहाँ पे बल Q1 लगा रहा है, फिर बल जो यहाँ पे Q2 लगा रहा है, फिर बल जो यहाँ पे Q3 लगा रहा है ना, Q3 लगा रहा है, और फिर यहाँ पे Qn लगा रहा है, Qn लगा रहा है, यानी कि ये सब से जो हमको बल निकालना है किस पे, Q नोट। ये सब जो है ना बल लगा रहा है किस पे लगा रहा है, ये लगा रहा है इस पे, है ना, Q नोट पे, ये इस पे लगा रहा है, और Q3 भी जो है इस पे बल लगा रहा है इधर, और इधर भी जो Qn जो है ये बल लगा रहा है किस पे, इस पे लगा रहा है इधर, है ना, Qn जो है, यानी कि सबका हमको क्या करना है, Q नोट पे सब मिला के कितना बल लगा रहा है वो हमको ज्ञात करना। तो वो कैसे मिलता है, वो हमें मिलता है अध्यारोपण के सिद्धांत से।
अब हमारा देखो अगला टॉपिक है क्या, विद्युतीय बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक ना। विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, आप लोग पूछिएगा। तो प्यार बच्चों आपको बता दें, जैसे देखो हम लोग कूलॉम का नियम पढ़े थे, है ना, वही चीज ये है विद्युतीय बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन इसको क्यों पढ़ना पड़ा, इसके पीछे रीजन ये है कि जो कूलॉम का जो नियम था वो दो आवेशों के लिए था, है ना। कूलॉम का जो नियम था वो दो आवेशों के लिए था। एक आवेश ये है, मान चलो Q1, और एक आवेश हमारे पास Q2। ये दोनों के बीच की दूरी अगर आ रहा है तब ये दोनों के बीच कितना बल लग रहा है ये हम निकाल सकते थे, ठीक ना। लेकिन जैसे प्रॉब्लम आने लगा कि दो आवेश से ज्यादा हो गया, मान लो चलो 3 आवेश हो गया, तो ये 3 आवेश के लिए निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये दो ही आवेश के बीच बल निकाल रहा है। 3 आवेश आ गया तो कैसे निकालेंगे, 4 आवेश आ गया तो कैसे निकालेंगे, 5 या 6 7 कुछ भी आ जाए कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगा। इसलिए यहाँ पे दिया गया अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक ना, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत तो होता क्या है, जो देखो मान चलो हमारे पास कोई एरिया है ना, ये मान चलो हमारे पास कोई एरिया है, यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ एक Q0 आवेश जो है हमारे पास रखा हुआ है। अब इस पे जो है Q0 आवेश पे बहुत सारा बल लगा रहा है आवेश। मान चलो यहाँ पे एक आवेश है Q1 जो इस पे बल लगाएगा, है ना। Q2 जो है Q2 आवेश जो है वो Q0 पे बल लगाएगा। Q3 आवेश जो है वो Q0 पे बल लगाएगा। यहाँ पे मान चलो Qn आवेश जो है वो Q0 पे बल लगाएगा। तो टोटल Q0 पे कितना बल लगेगा, है ना। यहाँ पे देख पा रहे हो कि बहुत सारा बल लगा रहा है, कई आवेश जो है उस पर बल लगा रहा है। तो फिर कैसे निकालेंगे, कूलॉम का जो नियम था वो बस दो आवेश के बीच बल निकालता था। और ये सिद्धांत इसलिए दिया गया क्योंकि इससे जो है बहुत सारे आवेशों के बीच हम बल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले देखते हैं कितना कितना बल लगा रहा है। Q1 जो है Q0 पे कितना बल लगा रहा है, तो ये देखो इसको इस तरीके से करेंगे और Q यहाँ पे दर्शाएंगे कि ये जो Q1 जो है Q0 पे कितना बल लगा रहा है, तो F1 बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा है, F1 बल लगा रहा है। Q2 जो है Q0 पे कितना बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, तो ये जो है इस पे कितना बल लगाएगा, F2 बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, F2 बल लगाएगा। उसी तरीके से Q3 जो है Q0 पे कितना बल लगाएगा, तो ये जो है F3 बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, F3 बल लगाएगा। उसी तरीके से Qn जो है Q0 पे कितना बल लगाएगा, तो Fn बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, Fn बल लगाएगा। ये ठीक है। अब ये बल लगा रहा है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये तो जान गए कि Q1 जो है Q0 पे F1 बल लगा रहा है, Q2 जो है Q0 पे F2 बल लगा रहा है, Q3 जो है Q0 पे F3 बल लगा रहा है, Qn जो है Q0 पे Fn बल लगा रहा है। इसका F नेट यानी कि कुल बल कैसे निकालेंगे, देखो इसका F नेट निकालने के लिए F नेट यानी कि कुल बल, नेट करने का मतलब कुल बल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको सदिश जोड़ कर देंगे। सबका क्या कर देंगे, सदिश जोड़ कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश। यहाँ पे देखो ये चीज डॉट डॉट में, ये क्या डॉट डॉट में, मतलब कि इसके बीच में और सारा कुछ है ना, इसके बीच में और है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से। तो आप इसके भी बीच में डॉट डॉट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा प्लस में आ जाएगा डॉट डॉट, प्लस में आ जाएगा Fn सदिश। ये आ जाएगा। अगर हमको टोटल बहुत सारा का अगर हमको निकालना है तो वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से इस फार्मूला के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। यानी क्या आ जाएगा, F नेट बराबर आ जाएगा F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस F डॉट डॉट Fn। बीच में हो सकता है F4 भी आ जाए, F5 भी आ जाए, F6 कितनों आ जाए, इस माध्यम से हम निकाल लेंगे। आपको समझ में आया अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कूलॉम का जो नियम था वो दो बिंदु आवेश के बीच ही निकलता था और इससे हम कई भी आवेश के बीच हम निकाल सकते। तो यहाँ पे देखो परिभाषा पढ़ो, क्या लिखा हुआ कि देखो क्या लिखा हुआ कि विद्युत बलों के सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक आवेश, है ना, किसी भी एक आवेश पर आवेश निकायों के द्वारा लगने वाले कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है ना, सदिश योग। इस पे कितना बल लग रहा है तो इस सब को जोड़ देंगे, सदिश जोड़ करेंगे, है ना, सदिश जोड़ के योग के बराबर होता है। ये होता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो सदिश जोड़ कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको सदिश जोड़ पता नहीं होगा। इस पे एक क्वेश्चन पे हम लोग कर लेंगे ताकि हम लोग का जो डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला देखो क्या करेंगे, इसका पहले फार्मूला जानो कि कैसे होता है इसका फार्मूला, ठीक ना। तो देखो मान के चलो कि हमारे पास देखो एक इधर F1 बल लग रहा है, ठीक ना, और एक इधर जो है F2 बल लग रहा है।
एक इधर क्या लग रहा है, F2 बल लग रहा है, F2 बल लग रहा है, ठीक ना। और इसके बीच का कुछ कोण है थीटा, ठीक ना। तब इसके इस पे कितना बल लगेगा जो देखो, है ना, कितना बल लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ नेट जो है हमारा आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2F1 F2 कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा एफ नेट, यानी टोटल बल निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और ये जो जाएगा, ये जो बल लगेगा ये किधर से, जैसे इधर से भी बल लगा रहा है, इधर से भी बल लगा रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, या तो बीचों बीच से निकलेगा, है ना, या तो फिर इधर से निकलेगा या फिर उधर से निकलेगा, कहीं से निकलेगा लेकिन उसके अंदर से ही निकलेगा। तो हम सिर्फ दर्शा दे रहे हैं इस तरीका से कि ये हमारा आ जाएगा एफ नेट का आंसर। ये मान के चलो एफ नेट इस तरीका से गुजरेगा, हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अंदर से जाएगा कहीं से भी जाए, ठीक ना। अगर ये जितना है उतना ये भी है तो बीचों बीच से जाएगा, मान चलो ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये बीचों बीच से गुजरेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों तरह से जो बल है समान लगेगा तो बीचों बीच से गुजरेगा। तो ये है हमारा बल निकालने का क्या, हमारा फॉर्मूला, ये सदिश योग का, ठीक है। अब इसका देखो कई सारा चीज होता है, यहाँ पे देख लो, कई सारा इसके अंदर होता है। जैसे मान चलो कि दो आवेश है ना, F1 सॉरी दो चीज पे बल लग रहा है, एक F1 बल लग रहा है, एक F2 बल लग रहा है, ठीक है, F1 बल लग रहा है, F2 बल लग रहा है। इसके बीच का जो मतलब इसके बीच जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं समान दिशा, है ना। यहाँ पे देखो लिख देते हैं समान दिशा, समान दिशा, समान दिशा, यानी कि एक ही दिशा में जा रहा है दोनों, तो थीटा हो जाएगा कितना 0 डिग्री। तब इसके बीच नेट बल कितना लगेगा, ये दोनों के बीच नेट बल कितना लगेगा, ये तो इसको हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे से देखो एफ नेट जो है ना, एफ नेट बराबर में कितना आ जाता है, एफ नेट बराबर में आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर और प्लस में 2F1 F2 कॉस थीटा, 2F1 F2 कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो थीटा का मान कितना 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का मान हम रखते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ से देखो आ जाएगा एफ नेट बराबर में आ जाएगा √F1 का स्क्वायर और प्लस में F2 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा इधर 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का जगह कितना लिखेंगे 0 डिग्री, तो आ जाएगा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो एफ नेट कितना हमारे पास आएगा, तो एफ नेट बराबर में आ जाएगा, एफ नेट बराबर में यहाँ पे आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर और प्लस में 2F1, है ना, 2F, अच्छा पहले कितना हो जाएगा 1 हो जाता है, cos 0 का मान क्या हो गया 1। इसके बाद देखो एफ नेट हमारे यहाँ पे आ गया, आ जाएगा देखो क्या F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2F1 F2, और आप लोग तो जान रहे हो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा है, तो ये देखो क्या आ जाएगा एफ नेट बराबर में आ जाएगा, एफ नेट बराबर में आ जाएगा √F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ नेट बराबर में आ जाएगा F1 प्लस में F2। अगर हमारे पास दो आवेश दो को दिया हुआ रहेगा बल और दोनों अगर 0 डिग्री बनाएगा तो डायरेक्ट हम इस तरीका से जोड़ देंगे F1 प्लस F2, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब कभी कभी जैसे इस तरीका से देखिए, यानी कि दोनों जो एक दूसरे के विपरीत हो, मान चलो कि इस तरीका से एक उधर जा रहा है F1, है ना, और F2 जो है इधर जा रहा है, F2 जो इधर जा रहा है, तो बीच में कितना थीटा बन रहा है, थीटा बराबर कितना 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे ये इसके यहाँ पे लिखिएगा विपरीत दिशा, क्या इसके ऊपर में लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तब यहाँ पे क्या होगा जो देख लो, तो यहाँ पे विपरीत दिशा है ना तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे आपको हमने सोल्व करके दिखा देते हैं। एफ नेट बराबर में इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला वो चीज लिखिए, आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर, मैं चालू है बंद हो गया चालू है ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 cos थीटा, है ना। यहाँ पे थीटा का मान हम डायरेक्ट रख दे, थीटा का मान कितना 180 डिग्री। अब आपको अगर नहीं पता है तो ये बता दे, cos 180 का जो मान होता है ना, cos 180 का जो मान होता है वो माइनस में 1 होता है, कितना होता है माइनस में 1। यहाँ से आ जाएगा एफ नेट बराबर में आ जाएगा, एफ नेट बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 2F1 F2, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये आप देख रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ नेट बराबर में आ जाएगा F1 का स्क्वायर माइनस F2 का सॉरी यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे नहीं, स्क्वायर यहाँ पे नहीं चढ़ेगा, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ नेट बराबर में आ जाएगा F1 माइनस में F2,
ये हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक ना। या अगर विपरीत दिशा में है तब ये इतना आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, अब मान के चलो कि 90 डिग्री बनाए, कितना बनाए 90 डिग्री, कोई जो हो सकता है एंगल 90 डिग्री भी बना सकता है। तो देखो तीसरा में हम मान के चलते हैं कि 90 डिग्री इस तरीका से बना रहा है। मान चलो कि F1 देखो हमारे पास इधर हो गया और इधर हमारे पास F2 हो गया, और बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना। तब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एफ नेट कितना निकलेगा, है ना। एफ नेट कितना निकलेगा, तो एफ नेट बराबर में आ जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर और प्लस में F2 का स्क्वायर और प्लस में 2F1 F2 और cos 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा, इधर हो जाएगा। देखो इसको सोल्व करेंगे तो एफ नेट बराबर में आ जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर और प्लस में F2 का स्क्वायर और cos 90 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, cos 90 का मान कितना हो जाता है, सॉरी cos 90 का मान 0 हो जाता है ना, cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0 और प्लस में हो जाएगा इधर 0। तो यानी ये चीज़ तो खत्म ही हो गया ना, टोटल का टोटल ये क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि ये हमारा आ जाएगा एफ नेट, यानी कि अगर एंगल 90 डिग्री पे जा रहा है तो वहाँ पे एफ नेट जो है इतना आ जाएगा, ठीक ना, एफ नेट इतना आ जाएगा। अब अगला देखो चौथा में हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे चौथा में देखो क्या देखते हैं हम कि मान के चलो चौथा में कि हमारे पास दो को दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ F1 और ये F1 दिया हुआ हमारे पास, F2 दिया हुआ इधर, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज लिखना है कि F1 बराबर में F2, मतलब कि मान चलो ये दोनों क्या है बराबर, ये दोनों का मान जो है, ये दोनों का मान क्या है बराबर, मतलब कि F1 जितना है, अगर मान चलो F1 जो दिया हुआ 10 न्यूटन है और F2 भी 10 न्यूटन है, अगर दोनों सेम हो जाए तब कैसे निकलेगा, इसके बीच का थीटा मान के चलो, इसके बीच का कोण थीटा, तो ये तो दोनों अगर सेम है तो ये आपको पता है कि इसका जो नेट बल जो लगेगा ये इसके किधर जाएगा, ये एकदम जाएगा इधर, यानी कि एफ नेट जो है यहाँ पे हो जाएगा, एफ नेट है ना, बीचों बीच जाएगा। जब ये वाला सेम रहता तो इसका जो एफ नेट जो है बीचों बीच निकलेगा। तो इसका देखो क्या फॉर्मूला होता है, जो देख लो एफ नेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2f cos थीटा बाई 2 होता है, इसका अलग होता है, आप इसका याद रखिएगा, ठीक ना। इसका जो एफ नेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीका से ये सदिश का आपको जोड़ घटाव वगैरह सब बता रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक ना। चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन से ले लेते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा, है ना। ये इस पे एक क्वेश्चन से ले लेते हैं अध्यारोपण पे, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मान चलो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया हम ए, है ना। मान चलो इसका नाम हम दे दिए ए, ठीक है, इसका नाम दे दिए हम बी, इसका नाम दे दिए हम सी। अब इस पे एक आवेश है, इस पे भी एक आवेश है और इस पे भी एक आवेश है, ठीक ना, तीनों पे एक एक आवेश है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि मान चलो ये 10 कूलम आवेश है, इसका आवेश कितना 10 कूलम, इस पे भी 10 कूलम का आवेश है, इस पे भी 10 कूलम का आवेश है, इस पे भी 10 कूलम का आवेश है। ए से सी के दूरी भी मान के चलो 10 मीटर है, बी से सी के दूरी भी 10 मीटर है और ए से बी के दूरी भी 10 मीटर है ना। तब 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 ए पर कुल बल होगा, ए पर कुल बल निकाले, तब ए पर कुल बल निकाले, मतलब ए पर कुल बल कितना लगेगा जो हमें क्या करना है निकालना है। ये यहाँ से हटा के इधर लिख देते हैं, तब ए पर कुल बल निकाले, अब ए पे देखना है कि कुल बल कितना लगेगा, है ना। ए पे कुल बल कितना लगेगा ये कैसे निकालेंगे, ठीक ना, कैसे निकालना है जो देखना। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस पे निकालना है, ए पे। तो ए पे कौन कौन बल लगा रहा है, ए पे जो बल है वो कौन कौन लगा रहा है, तो यहाँ से देखो बी लगा रहा है और यहाँ से सी लगा रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आकर्षण हो रहा कि प्रतिकर्षण हो रहा, किधर बल लगा रहा है, तो आपको पता होगा कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है ना, दोनों क्या है प्लस प्लस है, दोनों क्या है प्लस प्लस है। तो ये चीज़ उधर हो जाएगा ना, ये चीज़ क्या होगा उधर हो जाएगा। अब आप लोग सोचिएगा ये इधर हो जाएगा, तो इधर हमको करने से कोई ज़रूरत नहीं, हमको किस पे बल निकालना है, ए पे निकालना, तो हमको ए से लेना देना, हमको ए से लेना देना। तो ये देखो उधर भागेगा, ये किधर भागेगा उधर भागेगा, क्यों भागेगा आपको पता है, क्योंकि उधर बल लगा रहा है। अच्छा ये सी जो है ए पर बल लगा रहा है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये इधर की ओर बल लगाएगा, इधर की ओर बल लगाएगा, ये इधर की ओर कितना लगाएगा एफ सी लगाएगा, ठीक ना। और ये जो है ये बी जो है ए पर कितना बल लगाएगा, इधर लगाएगा एफ बी बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा एफ बी
बल लगाएगा, ठीक ना। अब आप यहाँ पे ये चीज समझो कि इस पे सी जो है ए पे एफ सी लगाया और बी जो है ए पर एफ बी बल लगाया, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि बी जो है ए पे कितना बल लगा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि बी जो है एफ पे कितना बल लगा रहा है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला जो निकाले हैं वो लिख देंगे के Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा आर के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 नहीं आएगा, यहाँ पे Q क्या जाएगा बी जो ए पे लगा रहा है ना, तो के क्यू बी क्यू ए पे लगा रहा था ए लिख देंगे बटे बीच की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है, तो ए बी है ना, बीच की दूरी ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर है ना, ए बी का स्क्वायर। अब इसको देखो सॉल्व करो, देखो के है तो के रहने तो क्यू कितना, क्यू भी कितना हमारे पास 10 है, ठीक है। क्यू ए कितना, ये भी 10 है बटे ए बी का बीच की दूरी कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 गुने 10 लिख देंगे। तो ये दोनों से दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ के बचेगा, के और के न्यूटन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है तो के न्यूटन होता। इसके बाद हम लोग सी पे देखते हैं, मतलब ए पे देखते हैं कि सी कितना बल लगा रहा है। देखते हैं कि सी कितना बल लगा रहा है ए पे। यहाँ से आ जाएगा के क्यू सी, क्योंकि सी लगा रहा है ए पे तो पहले सी लिखेंगे और उसके बाद ए पे लगा रहा है तो क्यू ए लिखेंगे, और बटे बीच की दूरी कितना ए सी है ना, तो देखो सी से ए पे लगा रहा तो फिर हो जाएगा यहाँ पे सी ए का स्क्वायर हो गया। अब देखो के आ गया, क्यू सी कितना 10 है, ठीक है, और गुने क्यू ए कितना वो भी 10 है, और बीच की दूरी भी कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुने 10, तो यहाँ से ये दोनों भी कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या क्यू ए। तो अब देखो यहाँ पे 3 आवेश था, तो कैसे निकालते, कूलॉम के नियम से तो डायरेक्ट नहीं निकलता, तो उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगाए। पहले हम लोग एफ बी निकाल लिए, उसके बाद एफ सी निकाल लिए, है ना। अब दोनों को अलग अलग निकाल लिए, अब इसको क्या करना, जोड़ देना, इसको क्या करना, जोड़ देना, लेकिन किस फार्मूला से निकलेगा जो देखना है ना, किस फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे हम देखो आपको 4 टाइप का बताएं, पहला मतलब चौथा तीसरा और यहाँ पे हो गया दूसरा, और इसके बाद हो गया यहाँ पे हो गया पहला। अब आप देखो कि ये जो है किस टाइप का जो बल लग रहा है यहाँ पे, है ना, किस टाइप का है यहाँ पे जो आपको देखना है, किस तरह का यहाँ पे जो बल लग रहा है। तो आप देखो कि ये इधर भाग रहा है और ये जो है उधर भाग रहा है ना, और इसका बल कितना लग रहा है, ये के लग रहा है, ये कितना लग रहा है, एफ भी कितना लगा रहा है, के लगा रहा है, और एफ सी भी कितना लगा रहा है, के। तो अगर दोनों बल समान रहता है तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो आपको पता है कि सर अगर दोनों बल समान रहता है, F1 और F2 समान रहता है, तब ये वाला फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे अगर हमको एफ नेट निकालना है, कुल बल जो है ए पे कितना लगा रहा है, बी और सी कितना लगा रहा है कुल बल, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगा लेंगे कि एफ नेट बराबर 2F cos θ/2। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखो लिखेंगे है ना, एफ नेट बराबर में हो जाएगा 2F cos θ/2 है ना। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा एफ नेट बराबर में 2F का मान कितना है, F का मान आया है के cos। अब बात यहाँ पे आता है थीटा तो यहाँ पे हमको दिया हुआ नहीं है, तो देखो हमको पता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो याद रखना, ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु कहने का मतलब जिसका तीनों कोण बराबर होता है ना, जिसका तीनों कोण बराबर होता है। तो ये देखो 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी क्या है 60 डिग्री, तीनों का मिला के 180 डिग्री हो रहा है। तो आपको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में सम्मुख कोण से बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री है इसका मतलब ये भी 60 डिग्री है, ये दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो बस यहाँ पे थीटा का जगह रखना क्या 60 डिग्री और बटे में आ जाएगा 2, इसको कट करो तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आ जाएगा हमारे पास एफ नेट जो है, एफ नेट आ जाएगा 2 गुने के गुने कितना जाएगा cos 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2, ये से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ नेट बराबर आ जाएगा √3 के। अब के का मान हमको पता है ना, के का मान कितना होता है, के का मान होता है हमारे पास 9 गुने 10 के पावर 9। तो ये फाइनल में हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ नेट, है ना, एफ नेट बराबर आ जाएगा 9√3 गुने 10 के पावर 9 और न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि हम बल निकाल रहे हैं तो ये न्यूटन में आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यारोपण के सिद्धांत के इस्तेमाल करके हम एक नेट बल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक बात और बता देते हैं कि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, ठीक ना, सिंपल आराम से क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि देखो ये वाला चीज़ आपको बोले हैं
कि लेक्चर 9 में बता चुके हैं। ये वाला देखो हो गया, ये जब भी पूछता 5 नंबर में पूछेगा, और इसके बाद ये जब भी पूछता तो 2 नंबर में पूछेगा, ये जब भी पूछता तो 2 नंबर में पूछता। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी हम न्यूमेरिकल जब कॉन्सेप्ट बताए हैं तो उस पर न्यूमेरिकल लेके चले आते हैं ताकि आपको नॉलेज हो, पता चले कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक ना। और ये सब न्यूमेरिकल जो है जेई हो गया और नीट वगैरह सब में पूछा जाता है, तो ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। हम चाहते तो यहाँ पे 10-15 न्यूमेरिकल करवा देते, झूठ का क्लास लंबा हो जाएगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर एक चैप्टर में आप 30 क्लास ले लिए, है ना, तो आप ही बोलिएगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह सब करना नहीं है। अगर हाँ किसी को जेई या इंजीनियरिंग की तैयारी करना तो वो अलग से आप पढ़ाई करते रहिए, हम यहाँ पे बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। चलो, तो बाकी उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जो समझ में आया होगा। अब से जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। बाकी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अगर आप लाइव देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्यारे बच्चों, अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से ऐप पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे भी आके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है बाल स्टडी साइंस, है ना। ये न्यू चैनल है, SCIENCE, खास करके 12th वाले बच्चों के लिए खोला गया है ये चैनल, ठीक ना, बनाया गया ये चैनल, ठीक ना, बाल स्टडी साइंस। अगर ऐप पे देख रहे हैं तो इस पर आके सब्सक्राइब करके सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम चलो, दिमाग मेरा भटका हुआ है, गाना वाना बज जाता है ना, फोकस कहीं पे रहता है, हो जाता है कहीं पे, यहाँ पे स्टूडियो ही चेंज करना पड़ेगा हमको। चलो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अब जो है आपके लिए मेहनत जो हम डबल कर दिए, मैथ भी चलेगी आपका आज और केमिस्ट्री भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।